एक बिस्किट के पैकेट से लेकर अपनी ही खरीदी हुई प्रॉपर्टी तक में हमसे टैक्स वसूला जाता है। वहीं सरकार जीएसटी भी कम कर सकती है क्योंकि इससे उनके रेवेन्यू पर कुछ खास असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कम ही नहीं कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में 51,000 करोड़पतियों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। कि कई कंपनियां तो प्रॉफिट कमा रही हैं, लेकिन अपने एम्प्लॉइज की सैलरी को नहीं बढ़ा रही। कि इस ग्रोथ के साथ भारत 2047 तक विकसित देश नहीं बन पाएगा, यह सपना सपना ही रह जाएगा। बच तो गए हो कोरोना के मार से, पर कैसे बचोगे जीएसटी की मार से। जी हाँ दोस्तों, और ये लाइंस लगता है हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी काफी एंजॉय कर रही हैं। आपने देखा होगा, देश में दलितों और मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों पर तो खूब राजनीति होती है, संसद में खूब हल्ला मचता है, लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी का क्या, वो तो शायद पैदा ही सिर्फ टैक्स भरने के लिए हुआ था। एक बिस्किट के पैकेट से लेकर अपनी ही खरीदी हुई प्रॉपर्टी तक में हमसे टैक्स वसूला जाता है। फिर हमारी ही मेहनत से कमाई सैलरी से भी हमें टैक्स देना पड़ता है। और तो और एंजॉयमेंट के नाम पर मिल रहे पॉपकॉर्न्स तक भी अब तो जीएसटी कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं। बधाई हो। यानी देखें तो हम चारों तरफ से इस टैक्स के जाल में घिर चुके हैं। तो दोस्तों, अगले कुछ मिनटों में मैं पूरे देश की इकोनॉमी सिस्टम की पोल खोलने वाला हूं कि कैसे आम आदमी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी की फिक्र किसी को नहीं है, ना ही सरकार को और ना ही विपक्ष को। तो ये सब बातें इसलिए क्योंकि पिछले साल 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक होती है। काउंसिल की उस बैठक में जीएसटी से रिलेटेड 2 फैसले लिए जाते हैं, जिन पर लगातार बवाल होता चला गया। लोगों ने निर्मला सीतारमण को लगभग घेर ही लिया। कुछ लोग तो उनके रेजिग्नेशन की भी मांग करने लगे। तो पहले इस बवाल की वजह को भी जान लेते हैं। तो पहला तो यह है कि अब पॉपकॉर्न पर 3 तरह से टैक्स यानी जीएसटी लिया जाएगा। जैसे नमक और मसालों के साथ रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी। शर्त यह है कि इसे पहले से पैक ना किया गया। वहीं पहले से पैक और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी। इसके अलावा कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न यानी ऐसे पॉपकॉर्न्स जिसमें चीनी मिलाई जाती है, उन पर 18% जीएसटी लगेगा। अब दूसरे फैसले पर आते हैं, जो कि कार से रिलेटेड है। देखिए, इस फैसले के हिसाब से अब यूज्ड कार को रीसेल करने पर 18% जीएसटी देना होगा। वैसे इस फैसले से बहुत लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि किसको जीएसटी देना होगा, मतलब ग्राहक को या फिर डीलर को, और टैक्स किस अमाउंट पर होगा। तो चलिए हम आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं। तो देखिए, दूसरे फैसले को ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि आप 15 लाख रुपए में एक कार खरीदते हैं और इसे एक टाइम के बाद किसी दोस्त या रिश्तेदार या फिर किसी ऐसे ही रैंडम इंसान को 11 लाख रुपए में बेच देते हैं, तो इस पर तो कोई जीएसटी नहीं देना होगा। यानी कस्टमर टू कस्टमर कार बेचते हैं तो कोई जीएसटी नहीं है। अगर आप इसे बाय चांस प्रॉफिट के साथ भी सेल कर देते हैं, 15 लाख की कार को 17 लाख में बेच देते हैं, तब भी आपको जीएसटी नहीं देना होगा। इसके अलावा यही कार किसी बिजनेस वेंचर जैसे कि कार24, स्पिनी या OLX को बेचते हैं, तब भी कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। तो फिर सवाल आता है कि जीएसटी कब देना होगा। तो मान लीजिए कोई रजिस्टर्ड डीलर 13 लाख रुपए में कोई कार खरीदता है और उसे 17 लाख रुपए में बेचता है, तब उसे 18% जीएसटी देना होगा, वो भी केवल 4 लाख रुपए के प्रॉफिट मार्जिन पर। इसका मतलब ये हुआ साहब कि अब पुरानी गाड़ी खरीदते समय, फिर चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर ईवी, आपको 18% टैक्स देना होगा। अगर वो डीलर उससे प्रॉफिट कमा रहा है, यानी उसे अपनी खरीदी गई प्राइस से ज्यादा दाम से बेच रहा है, और सीधी सी बात है, कोई भी डीलर अपने ऊपर तो इस खर्चे को लेगा नहीं, तो ये रुपया वो डीलर आम आदमी से वसूलेगा। वो कार को 4 लाख रुपए से और ज्यादा के प्रॉफिट पर बेचना चाहेगा, इतना कि जीएसटी उसके अपने जेब से ना भरना पड़े। अब इस 55वीं बैठक में लिए गए नए फैसले को मिडिल क्लास ने सोशल मीडिया पर बिल्कुल नकार दिया है। तो वहीं कुछ यूजर्स सोशल मीडिया पर निर्मला सीतारमण के नाम पर मीम्स बनाने में व्यस्त हो गए। फिर लोगों को मीम्स देखने और शेयर करने में भी खूब मजा आ रहा है। लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ मजे लेने वाली बात है या मामला सच में बहुत सीरियस हो गया है? दरअसल साल था 2017 और तारीख थी 30 जून। देश की आजादी के बाद पहली बार आधी रात को सेंट्रल हॉल में संसद की बैठक बुलाई जाती है, और इस बैठक के एक दिन बाद 1 जुलाई को जीएसटी लागू कर दिया जाता है। खैर, लागू करते समय पीएम मोदी का लंबा चौड़ा 30 मिनट 2 सेकंड का लच्छेदार भाषण भी चलता है। भाषण के एक छोटा सा पार्ट में आपसे शेयर करता हूं। जीएसटी को भले ही गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहा जा रहा है, लेकिन असल में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है।
2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा और जीएसटी हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। 125 करोड़ भारतीय इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी हैं। देश एक नई व्यवस्था की ओर चल पड़ा है। तो क्या सच में जीएसटी सिंपल टैक्स है? टैक्स का आतंक क्या सच में खत्म हो गया है? यानी अब लोगों को टैक्स से डर नहीं लगता। और 2022 में 75 साल पूरे भी हो गए, अब तो 2025 में 78 साल हो जाएंगे। तो क्या सच में पीएम मोदी के मुताबिक देश एकदम सही ट्रैक पर जा रहा है? चलिए इसे समझने के लिए पहले जीएसटी को समझते हैं। दरअसल जीएसटी लागू होने से पहले जब बिजनेस होता था तो सामान बनाने, बेचने और एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विस सब पर टैक्स लगता था और ये सारे टैक्स अलग अलग लगते थे। पर जीएसटी के आने के बाद इन सारे टैक्स को हटा दिया गया और कहा गया कि इसके बदले सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स होगा, वन नेशन वन टैक्स, यानी जीएसटी। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब सामान और सर्विस पर लगने वाला टैक्स। यहाँ गुड्स का मतलब है कार, टीवी, ब्रेड, कपड़े जैसी चीजें, और सर्विसेज मतलब मोबाइल नेटवर्क, बैंकिंग, हवाई यात्रा, मूवीज वगैरह वगैरह। इंडिया में मेजरली जीएसटी के 4 स्लैब लागू किए गए थे। जैसे कि 0% के स्लैब में मेन प्रोडक्ट्स को रखा गया था, जैसे कि दूध, अनाज, फल और सब्जियों पर कोई जीएसटी नहीं लगता। 5% के स्लैब में डेली यूज के कुछ एसेंशियल्स प्रोडक्ट्स को रखा गया था, जैसे कि बिजली, माचिस, ब्रेड पर 5% जीएसटी लगता है। 12% के स्लैब में सर्विसेज, रेस्टोरेंट में बिना शराब के भोजन, कपड़े, मोबाइल फोन, साबुन और टूथपेस्ट जैसी चीजें आती है। 18% के स्लैब में इलेक्ट्रॉनिक, होटल, पैंट्स, जूते और कई सर्विसेज को रखा गया, यानी ऐसे प्रोडक्ट पर 18% जीएसटी देना होता है। अब 28% के स्लैब में लग्जरी प्रोडक्ट्स को रखा गया, जैसे कि सिगरेट, पान मसाला, महंगे वाहन और कुछ लग्जरी सर्विसेज पर 28% तक जीएसटी दर लागू होता है। इसके अलावा 2 जीएसटी स्लैब और भी हैं, 3% और 0.25%। इन दोनों स्लैब का हमारी डेली लाइफ में कम यूज है। जैसे कि 3% के स्लैब में कुछ स्पेसिफिक आइटम्स को रखा जाता है, जैसे कि सोने और चांदी के आभूषण, तो वहीं 0.25% के स्लैब में कुछ प्रीशियस स्टोन्स और सेमी प्रीशियस स्टोन्स शामिल होते हैं। अब इतना सब समझ लिया है तो जरा टैक्स सिस्टम को भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, टैक्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स समझ लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, आपकी सैलरी से काटा जाएगा। कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स इस टैक्स के दायरे में आता है। जिस व्यक्ति या कंपनी ने कमाई की है उसे डायरेक्ट टैक्स देना ही होता है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स में ही इनकम टैक्स भी शामिल होता है। इनकम टैक्स वही लोग देते हैं जो बिजनेस या नौकरी में मोटा पैसा कमाते हैं। ऐसे सालाना 15 लाख से ऊपर कमाने वालों को ही डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। खैर, डायरेक्ट टैक्स देने वालों की संख्या भारत में बहुत कम है। मात्र 4% लोग ही डायरेक्ट टैक्स देते हैं, क्योंकि नौकरियां और बिजनेस में कम लोग हैं। पर इनडायरेक्ट टैक्स सारे लोग देते हैं, क्योंकि सामान सभी लोग खरीदते हैं। दुकानों और रेस्टोरेंट में सर्विसेज सभी लोग लेते हैं। तो कमाइए चाहे ना कमाइए, ये वाला टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। इसमें अमीर और गरीब में भी कोई अंतर नहीं किया जाता, सबसे एक बराबर इनडायरेक्ट टैक्स वसूला जाता है। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स से ही जुड़ा हुआ है, जबकि डायरेक्ट टैक्स का जीएसटी से कोई लिंक नहीं है। अब ये तो हो गई जीएसटी की बात। अब हम जीडीपी को समझ लेते हैं, क्योंकि ये सब टर्म्स एंड में जाकर एक दूसरे से इंटरसेक्ट जरूर करेंगी। तो जीडीपी को आसान भाषा में समझाता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी किसी एक साल में देश के सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। रिसर्च और रेटिंग्स फर्म केयर रेटिंग्स के इकोनॉमिस्ट सुशांत हेगड़े का कहना है कि जीडीपी ठीक वैसी ही है जैसे किसी छात्र की मार्कशीट होती है। जीडीपी को मापने का एक आसान तरीका है कि हम अपने इकोनॉमी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें, फिर देखिए कि हर पार्ट ने कितना पैसा खर्च किया। जैसे कि एक पार्ट है प्राइवेट कंजप्शन का, जिससे यह पता चला कि देश के नागरिकों ने कितना पैसा खर्च किया। दूसरा है सरकार ने कितने रुपए खर्च करे, जैसे कि सैलरी देने में और बाकी कामों। तीसरा है कि कितनी इन्वेस्टमेंट की गई, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। और चौथा है नेट एक्सपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट्स की वैल्यू माइनस इंपोर्ट की वैल्यू। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो वहां क्लियरली दिखेगा कि इंडिया का जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा प्राइवेट कंजप्शन है, मतलब आप और हम जहां पैसे खर्च करते हैं। इसमें मेन प्रॉब्लम यह भी है कि आज यही हिस्सा ग्रो नहीं कर रहा है। इसलिए मारुति सुजुकी, स्कोडा, ह्यूंडई जैसी कंपनियां 2020 के बाद डिस्काउंट दे रही हैं, सेल लगा रही हैं, फिर भी इनकी गाड़ियां बिक ही नहीं रही। पूरे देश की डीलरशिप की हालत यह है कि लगभग 70,000 गाड़ियां उनकी इन्वेंट्री यानी गोडाउन में खड़ी हैं।
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर ने चेतावनी दी है कि इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं बची है। अब हालात सिर्फ ऑटोमोबाइल के ही खराब नहीं है, बल्कि बिस्किट, डेटॉल, पेस्ट बनाने वाली कंपनी भी अपने प्रोडक्ट्स के बिकने को लेकर टेंशन में है। देश में सबसे बड़ी कंपनी में से एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रॉफिट सेकंड क्वार्टर में 4% गिर गया। अब सोचिए, देश की आबादी के ना जाने कितने लाख लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते होंगे, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर भी हो सकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के साबुन नहीं बिकेंगे तो उन लोगों की छटनी होगी जो यहाँ काम करते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि देश की जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा प्राइवेट कंजप्शन पर ही निर्भर है, और जब यही सेक्टर ग्रो नहीं करेंगे तो इकोनॉमी कहाँ ग्रो करेगी। इकोनॉमी मींस जीडीपी। अब सवाल यह है कि प्राइवेट कंजप्शन ग्रो नहीं कर रहा है तो इसके पीछे 3 मेन वजह हैं। पहला, जीएसटी। लोग जीएसटी की मार इतनी झेल रहे हैं कि उनके पास पैसे ही नहीं है खर्च करने के लिए, है भी तो जीएसटी देने की वजह से खर्च ही नहीं करना चाहते। ऐसे में एक फैक्ट के अनुसार अगर मिडिल क्लास आदमी 100 रुपए कमाता है तो 42 रुपए 50 पैसे टैक्स में चला जाता है। बाकी आप समझ सकते हैं कि बचे हुए 57 रुपए 50 पैसे में क्या ही गुजारा होगा। मैं आपको 100 रुपए के हिसाब से बताता हूं। देखिए, अगर आप डायरेक्ट टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपकी कमाई का 30% डायरेक्ट टैक्स में चला जाएगा, यानी 100 रुपए का 30%, मतलब 30 रुपए टैक्स में चले गए। अगर बचे 70 रुपए पर एवरेज 18% जीएसटी जोड़ा जाए तो 12 रुपए 60 पैसे जीएसटी लगेगी। अब इस तरह से डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी जोड़कर 30 और 12 रुपए 60 पैसे 42 रुपए 60 पैसे हो जाते, मतलब इतने रुपए सरकार की जेब में चले गए। अब आता है दूसरा पॉइंट, महंगाई। महंगाई का मेन पार्ट है फूड इन्फ्लेशन। अक्टूबर 2024 में सब्जियों के दाम 42% तक बढ़ गए थे, जो 5 साल में सबसे ज्यादा है। इस तरह से पिछले 4 सालों में फूड इन्फ्लेशन डबल हो गई। एक नॉर्मल मिडिल क्लास का 50% बजट फल और सब्जियों पर खर्च होता है, तो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर लोग इधर ज्यादा पैसे खर्च करेंगे तो लोगों के पास पैसा ही नहीं बचेगा प्राइवेट कंजप्शन पर खर्च करने के लिए। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, जो कि लोगों की इनकम से जुड़ा हुआ है, और वो है वेजेस। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग पिछले 6 सालों में लोगों की सैलरी सेम रही है, नहीं तो गिर गई है। साल 2017-18 में शहरों में रहने वाले लोगों की एवरेज इनकम 12,847 रुपए थी, जो कि साल 2023-24 में 13,006 रुपए हो गई। मतलब 6 साल में एक एवरेज आदमी की मंथली इनकम बस 1% इंक्रीज हुई है। वहीं गांव की सिचुएशन तो और हैरान करने वाली है। साल 2017-18 में गांव के लोगों की एवरेज इनकम 9,107 रुपए थी, जो कि साल 2023-24 में गिरकर 8,842 रुपए हो गई, यानी यहाँ तो 3% डिक्रीज हो गई है। इंडिया के चीफ इकोनॉमी एडवाइजर डॉक्टर अनंत नागेश्वरन खुद बोलते हैं कि कई कंपनियां तो प्रॉफिट कमा रही हैं, लेकिन अपने एम्प्लॉइज की सैलरी को नहीं बढ़ा रही, लेकिन महंगाई बढ़ रही है। एंड ऑफ कोर्स, जब सैलरी नहीं बढ़ेगी तो लोग कैसे महंगाई का बोझ उठा पाएंगे। सीधी बात है कि वो पैसे खर्च ही नहीं करेंगे, जिससे देश की इकोनॉमी पर एक नेगेटिव साइकिल क्रिएट हो जाएगी। यानी जब लोगों की सैलरी नहीं बढ़ेगी तो उनकी सैलरी वही पुरानी लो रहेगी, और जब सैलरी लो रहेगी तो वो स्पेंड ही नहीं करेंगे। जब वो स्पेंड नहीं करेंगे तो मार्केट स्लो हो जाएगा, जब मार्केट स्लो हो जाएगा तो कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करेंगी। ऐसे में लोगों की नौकरी जाएगी, और यहां तक कि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को फायर तक कर देगी। अब जीडीपी पर आते हैं। देखिए, देश की जीडीपी जिस रेट से ग्रो कर रही है, इंडिया एक दिन क्या डेवलप कंट्री ऐसे बन पाएगा? देश के बड़े इकोनॉमिस्ट यानी कि प्रणब सेन के अकॉर्डिंग देश की जीडीपी 6 से 7% के बीच में है, जो कि पिछले क्वार्टर यानी तिमाही में 8% थी, क्योंकि तब सरकार अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही थी। यहां पर कंपनी और आम नागरिकों का कोई योगदान नहीं था। लेकिन एक फैक्ट यह भी कहता है कि अगले 2 क्वार्टर में जीडीपी बढ़ जाएगी, क्योंकि सरकार इसमें अच्छे पैसे खर्च करेगी। तब सरकार ने इसलिए पैसे खर्च नहीं किए थे क्योंकि चुनाव की वजह से कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया था। तो ऐसे में सड़कें, ब्रिज या कोई विकास जैसी चीजों पर फुल स्टॉप लग गया था। लेकिन अनुमान यह है कि अगर सरकार पैसे खर्च भी करती है तो जीडीपी 7% के आसपास ही रहेगी, जो कि विकासशील देश के हिसाब से ठीक ठाक है। लेकिन पीएम मोदी तो भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने की बात करते हैं, और इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इस ग्रोथ के साथ भारत 2047 तक विकसित देश नहीं बन पाएगा। यह सपना सपना ही रह जाएगा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन के अकॉर्डिंग भारत को साल 2047 तक अगर विकसित देश बनना है ना, तो उसे सालाना जीडीपी को 7 से 8% की दर से ग्रो करना होगा। साथ ही प्रति व्यक्ति आय को $13,000 तक ले जाना होगा, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। भारत की प्रति व्यक्ति की आय 2700 अमेरिकी डॉलर है। इसका मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय 5 गुना बढ़नी होगी। तो अब सवाल यह है कि यह सब होगा कैसे?
तो इसके लिए दो चीजें करनी होंगी। पहला, पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने होंगे, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 2024 में इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनीज ने मोटा मुनाफा कमाया है। इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने 81,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। इसके बावजूद सरकार ने पिछले 2 सालों से पेट्रोल डीजल के दाम ही कम नहीं किए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे तो मार्केट ओपन हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, लोग खरीदारी करेंगे, जिससे इकोनॉमी बूस्ट होगी। और दूसरा है जीएसटी कम कर सकते हैं। जीएसटी कम करने से प्राइवेट कंपनीज और आम आदमी दोनों को बेनिफिट होगा, क्योंकि तब प्राइवेट कंपनी खुलकर इन्वेस्ट करेंगी, जिससे जॉब्स क्रिएट होंगी और लोगों के पास पैसे आएंगे। जब पैसे आएंगे तो वो दिल खोलकर शॉपिंग करेंगे, ऐसे में जीडीपी ग्रो करेगा ही। अब प्रोफेसर प्रसन्ना तंत्री के अकॉर्डिंग सरकार की स्ट्रैटेजी ही गलत है। वो अपने रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए लगातार जीएसटी बढ़ाती रहती है, जिसका इस्तेमाल वो रोड, हाईवे, ब्रिज बनाने में करती है, जिससे जॉब्स ही क्रिएट नहीं होती हैं। लेकिन सरकार को अब प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्ट करना होगा। वहीं सरकार जीएसटी भी कम कर सकती है, क्योंकि इससे उनके रेवेन्यू पर कुछ खास असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कम ही नहीं कर रही है। खैर, अब बात रेवेन्यू और जॉब क्रिएट करने की हो ही गई है, तो इन दोनों चीजों के सिचुएशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जॉब्स क्रिएट नहीं होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। यूनियन लेबर मिनिस्टर के अकॉर्डिंग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10.2% है। इकोनॉमी सर्वे के अनुसार देश का वर्कफोर्स लगभग 56.5 करोड़ है, जिसमें से 57.3% पॉपुलेशन यानी सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब खुद ही कुछ काम करती है। दुकानदारी, रेडी, पटरी और पकौड़े लगाने वाले भी इसमें काउंट होते हैं। तो वहीं 18.3% लोग घरेलू वर्कर हैं, जो अपने भैंस बकरियों को चारा खिलाते हैं, अपने घरों को संभालते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि इस काम को आप रोजगार कहेंगे या बेरोजगारी। इसके बाद आते हैं कैजुअल लेबर। इनकी संख्या 21.8% है। इन्हें रोज काम ही नहीं मिलता। कभी कभार इन्हें 400 से 500 की दिहाड़ी पर पूरे 10 घंटे काम करने होते हैं। इसके अलावा एक और डेटा हैरान करने वाला है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं, तो उसमें से 83 यूथ है। तो वहीं रेगुलर सैलरी वाले टोटल वर्कफोर्स का बस 20.9% है। तो ये सब आंकड़े यही कहते हैं कि देश में रोजगार की स्थिति बहुत ही खराब है, और जहां रोजगार है भी तो वहां सैलरी ठीक नहीं है। अब सरकार की रेवेन्यू की बात करते हैं। साल 2015 में 2.65 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स वसूला गया। वही ये टैक्स साल 2024 में बढ़कर 10.45 लाख करोड़ हो गया, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स 9.11 लाख करोड़ वसूला गया है। मतलब डायरेक्ट टैक्स जो आप और हम दे रहे हैं, वो कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा है। टैक्स का आतंक इतना ही नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में 51,000 करोड़पतियों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी, और वहीं साल 2024 में भी करीब 4300 करोड़पति देश छोड़ चुके हैं। भारतीयों का ठिकाना कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया बन चुका है। क्या इन देशों में टैक्स की दरें भारत की तुलना में कम है? देखिए, कुछ जानकार कहते हैं कि करोड़पतियों के भारत छोड़ने के पीछे टैक्स के रेट्स मेन कारण नहीं है, क्योंकि वहां भी इंडिया के मुकाबले टैक्स कम नहीं है। लेकिन मेन वजह यह है कि उन देशों में फैसिलिटीज बेहतर हैं। मतलब इंडियन गवर्नमेंट टैक्स तो डेवलप कंट्री की तरह वसूलती है, लेकिन फैसिलिटीज देती है डेवलपिंग कंट्री वाली। अगर करोड़पति इतनी बड़ी संख्या में देश छोड़ रहे हैं, तो ये हमारे और आपके लिए और अपने देश के लिए चिंता का विषय है। सोचिए, जब ये करोड़पति देश में रहेंगे तो ये अपने बिजनेस से जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को इन्हें रोकने के लिए प्लान बनाना ही होगा, टैक्स को कम करना होगा, अच्छी सुविधाएं देनी होंगी। तो ऐसे में मुझे बोलना होगा कि हालात मीम्स बनाने और शेयर करने के बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वाकई में ये टैक्स स्लैब्स हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। तो ये थी टैक्स की पूरी कहानी। बाकी आप निर्मला सीतारमण जी को 10 में से कितने मार्क्स देना चाहोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जाते जाते वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।